हाय एवरीवन, मैं अमित मौर्य। वेलकम टू वैदिक आईएएस। आज हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो पहला चैप्टर होता है जिसमें हम अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातों को देखते हैं, अर्थात उसका परिचय परिचय क्या है, हमें किस तरह पढ़ना है और हमारा अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या होने वाला है, इस पर नज़र बनाएंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का सिलेबस क्या है। अब जैसे कि आज वीडियो हमारी ये अपलोड होने के बाद आपको क्रमवार रूप से अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे सारे चैप्टर जो आपके आपके प्री और मेंस को कवर करते हुए चलेंगे और आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे डे बाय डे के आधार पर। तो आज हम सिलेबस देखते हैं अपना अर्थव्यवस्था से कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, हम किन मूलभूत चैप्टरों को पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो आज उसी से रिलेटेड हमारा पहला चैप्टर है परिचय, जिसमें हम परिचय की अर्थव्यवस्था होती क्या है, हमें किस परिप्रेक्ष्य में इसे भारत के संदर्भ में पढ़ना है, हो जाता है। हम इसमें एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप हैंड टू हैंड हमारे साथ इसके नोट्स बनाते चलते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि अर्थव्यवस्था में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होने वाली। और बुक जैसे कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें बुक रिकमेंड कर दीजिए, तो आपको कोई बुक नहीं लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी है आपको। जो भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे वो सफिशिएंट होगा आपका यूपी पीसीएस परीक्षा और यूपीएससी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो हमारा सेकंड चैप्टर हो जाएगा मुद्रा और बैंकिंग, जिसमें हम बैंकिंग के विकास यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे बैंकिंग का विकास कैसे हुआ और आज बैंकों की स्थिति क्या है बैंक। ठीक है, और फिर आपका हमारा तीसरा टॉपिक होएगा राष्ट्रीय आय का लेखांकन। राष्ट्रीय आय का लेखांकन जो भारत की जीडीपी जीएनपी होती है उसका लेखांकन किस प्रकार किया जाता है और ये महत्वपूर्ण क्यों होता है। ठीक है, हमारा चौथा चैप्टर होएगा बजट और राजकोषीय नीति की। हमारा जो वार्षिक बजट और हमारा जो राजकोषीय नीति होती है कि जो भी हमारे पास या हमारी गवर्नमेंट के पास पैसा है वो किन किन क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना है और कैसे त्रिव विकास प्राप्त करना है। तो इससे से जुड़ी सारी मूलभूत चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। और रोजगार और बेरोजगारी से सभी परिचित हैं। रोजगार और बेरोजगारी के क्या रूप है, इसके क्या कारण है और इनसे कैसे निकला जाएगा, तो इनसे सबसे रिलेटेड मूलभूत बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था मतलब कि ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो हर देश का खुली अर्थव्यवस्था होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वह विकास के पथ पर अग्रसर हो। आजकल बंद अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, जिसका एग्जाम्पल आप नॉर्थ कोरिया के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा विकास नीति कि किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी देश की विकास नीति क्या होती है कि किसी देश को आगे किस प्रकार लिया जाए, तो हमारे लिए क्या क्या पॉलिसीज इम्पोर्टेंट है, तो उस पर भी नज़र बनाएंगे। फिर एक नज़र रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है। ठीक है, और फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका उदारीकरण एलपीजी। जब 1991 में जब एलपीजी की नीति अपनाई गई थी, तो हम उस पर भी देखेंगे उदारीकरण के प्रभाव क्या रहे हैं और ये क्या जब किन परिस्थितियों में भारत ने इसको अपनाया, तो हम ये सारी चीज़ें उदारीकरण चैप्टर में देखेंगे। देन फिर आ जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ कि भारत वर्तमान में किन चुनौतियों से जूझ रहा है, जैसे कि गरीबी है, बेरोजगारी है। भारत में मानव पूंजी इतनी ज़्यादा है परंतु भारत उसका यूज़ करने में कहीं ना कहीं अक्षम होता दिख रहा है। क्यों होता दिख रहा है, वो हम सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। फिर देन आ जाएगा आपका भारतीय गरीबी तो ऐसा दुष्चक्र में फंसा है, भारत गरीबी से निकल ही नहीं पा रहा है। अभी पिछले कुछ वर्षों से भारत गरीबी से थोड़ा ऊपर उठा था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण भारत वापस उसी स्थिति में आ गया है जहां पर वो कुछ दशकों पहले या कुछ वर्षों पहले था। ठीक है, फिर भारत में मानव पूंजी का निर्माण, फिर मानव पूंजी को देख लेंगे। मानव पूंजी यानी कि मानव से बड़ा कोई पूंजी नहीं है, तो मानव पूंजी का निर्माण भारत में किस रफ्तार से हो रहा है। फिर ग्रामीण विकास पर चर्चा करते हुए चलेंगे। फिर सतत विकास देख लेंगे कि जो हमारी अभी के संसाधन है हम क्या बाद में भी उसी प्रकार से इन संसाधनों का यूज कर पाएंगे जिस प्रकार आज कर रहे हैं। देन फिर भारत और उसके पड़ोसी देशों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। देन फिर आपका प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। फिर सेवा क्षेत्र जो सर्विस सेक्टर होता है आपका बैंकिंग वगैरह। फिर देन आपका मुद्रास्फीति आ जाएगा। फिर विविध में हम उन सभी चीज़ों को देख लेंगे जो कुछ इन चैप्टरों में हम नहीं पढ़ पाएंगे या कुछ चीज़ हमारी छूट जाएगी। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था एक परिचय। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था है क्या। तो अर्थव्यवस्था क्या है, देखो, एक होता है इकोनॉमी,
तो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आपका है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग, अर्थव्यवस्था है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक उपयोग अर्थव्यवस्था है। देखिए अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांतों, कुछ नियमों को बताया गया है जिससे हम किसी देश में अर्थ की प्राप्ति कर उस देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का जो अप्लाइड रूप है वही अर्थव्यवस्था है। जैसे कि संविधान होता है, संविधान का अप्लाइड रूप क्या होता है? राज्य व्यवस्था होता है ना, क्योंकि जो संविधान में बातें लिखी गई है उसी के अनुरूप पूरे देश की सरकार और राष्ट्र चलता है। उसी प्रकार जो अर्थशास्त्र है, किसी देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नियम कानून सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। उसी का जब हम अप्लाइड फॉर्म प्राप्त करते हैं तो उसको ही बोला जाता है अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है अर्थव्यवस्था की, जहां अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके जिस भी जगह आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, उसे अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। तो ये आर्थिक गतिविधियां क्या है? तो आर्थिक गतिविधियां आपकी उत्पादन है। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, फिर उसका वितरण करते हैं कि हमें कहाँ सेल करना है, कहाँ रखना है, विनिर्माण, उससे कोई वस्तु बनाते हैं। तो ये सारी आर्थिक गतिविधियां हैं। तो हम अर्थव्यवस्था के तहत इन्हीं गतिविधियों को देखते हैं, ठीक है ना, कि कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई देश किस प्रकार उत्पादन, वितरण, विनिर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के दो भाग होते हैं, अर्थशास्त्र के या अर्थव्यवस्था के दो भाग होते हैं, या दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है व्यष्टि, जिसको बोलते हैं माइक्रो अर्थशास्त्र, समष्टि, जिसको बोलते हैं मैक्रा, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की डेफिनेशन देखते हुए चलते हैं कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। तो इनका क्या कारण है दो भागों में बांटने का? एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर देखेंगे हम, देखिए व्यष्टि नाम से ही छोटा लगता है ना, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, माइक्रो, तो नाम से ही ये लग रहा है सूक्ष्म। देखिए जब हम किसी भी संस्था, संगठन की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन या उन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होता है। देखिए यहाँ पर माइक्रो से सूक्ष्म चीज दिख रही है, छोटी चीज। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किसी छोटी यूनिट की दैनिक क्रियाकलाप या मंथली क्रियाकलाप का अध्ययन करते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। देखिए जैसे हम एक व्यक्ति लेते हैं, एक मानव लेते हैं, ये मानव हो गया एक, ठीक है, ये मानव हो गया। तो एक व्यक्ति एक दिन में कितने रुपए अर्न कर रहा है, ठीक है, कितने रुपए उसका उपभोग कर रहा है, कितने रुपए की सेविंग कर रहा है, ठीक है, कितने रुपए वह अपने बच्चों पे खर्च कर रहा है। तो अगर हम इन सब चीज़ों का अध्ययन लेने लग जाएं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की मतलब कि सूक्ष्म स्तर पर हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं या अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति की जगह हम एक संस्था भी ले सकते हैं, कोई कारखाना भी ले सकते हैं। तो हम जब उसकी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे तो हम कहेंगे कि हम माइक्रो अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पर बताया गया है कि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों का संचालन एक छोटी यूनिट के माध्यम से किया जाता है, जिसमें एक व्यक्ति भी हो सकता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र आपके सामने क्लियर है कि इसके अंदर हम किसी छोटी यूनिट की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति, एक फर्म भी हो सकती है। अब समष्टि अर्थशास्त्र देख लेते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। देखिए व्यष्टि में तो आपको पता लग गया है कि हम शुष्क इकाई पर अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। परंतु समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? वृहद बहुत दीर्घ होता है, ठीक है। जब हम किसी राष्ट्र की बात करेंगे, किसी राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वो सारी बातें आपकी समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी। तो हमारा अर्थव्यवस्था में हमें पढ़ना क्या है? तो हमें यही पढ़ना है, समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। व्यष्टि हमें नहीं देखना है या इसकी कुछ ही बातें देखनी है। हमारा जो नजर रहेगा वो समष्टि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था पर रहेगा। तो हम सारी बातें अपनी इसी को रिलेट कर चले। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए जो आर्थिक गतिविधियां का नाम लिया जा रहा है, ये आर्थिक गतिविधियां होती क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों से कहने का तात्पर्य है जहाँ किसी अर्थ या संसाधनों की प्राप्ति हो,
अर्थ का कहने से यहाँ से तात्पर्य है कि धन की प्राप्ति हो। और संसाधन से आप सभी जानते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि हम खनन करते हैं तो कोयला, सोना, चांदी, हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो ये सारी आपकी आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ वही है जिससे अर्थ यानी धन की प्राप्ति हो, संसाधनों की प्राप्ति हो। तो अर्थव्यवस्था का सारा रोल यहीं से होता है कि कहाँ से अर्थ की प्राप्ति हो रही है, कहाँ से संसाधनों की प्राप्ति हो रही है। नेक्स्ट बताया गया, इसे अर्थशास्त्री 3 भागों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्री 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। अब ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र क्या है, तो हम इन पर भी नज़र बनाते चलते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का प्राइमरी सेक्टर या अर्थशास्त्र का प्राइमरी सेक्टर क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर से कहने से तात्पर्य है ऐसी गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि ऐसी सारी आर्थिक गतिविधियां जो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा। एग्रीकल्चर क्योंकि वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम अर्थ या संसाधनों की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फिशिंग आ जाएगा, मत्स्यन, मछली पालन, क्योंकि ये भी प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है और प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ही हम धन की यानी कि अर्थ और संसाधनों की प्राप्ति कर रहे हैं। इसमें आपका खनन भी आ जाएगा, खनन, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। देन देखते हैं आगे। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं, प्राइमरी सेक्टर में जो काम करने वाले श्रमिक होते हैं, इनको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। रेड कॉलर जॉब कहते हैं। रेड कॉलर जॉब, देखिए इसे याद करने का सिंपल फंडा है, जो आप किसान को याद कर लीजिए। किसान हमेशा मुसीबतों में घिरा रहता है, उसका फेस लाल रहता है हर टाइम। ठीक है, तो रेड कॉलर जॉब से संबोधित करेंगे इस सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को या श्रमिकों को। ठीक है, खनन में काम करने वाले श्रमिकों को ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं। यहाँ आप इसे याद कर सकते हैं कि खनन आप कोयला याद करिए, कोयले का खनन होता है खानों से। तो जो खानों में काम करते हैं, कोयला निकालते हैं, उनका कॉलर हमेशा ब्लैक दिखेगा, क्योंकि कोयला ब्लैक होता है और वो इतने गंदे संदे हो जाते हैं कि हमेशा काले पीले दिखते हैं। तो जिस कारण इनको ब्लैक कॉलर जॉब कहते हैं, खनन में काम करने वाले श्रमिकों को। ठीक, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम उद्योगों व विनिर्माण की बात करेंगे। उद्योग व विनिर्माण की बात कर रहे हैं, इसे औद्योगिक या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां उन देशों या उन क्षेत्रों में विकसित होती है जहां अवसंरचना का विकास होगा, अर्थात जहां बहुत अच्छी सड़कें, बिजली की आपूर्ति तथा अन्य मूलभूत कारकों की पर्याप्तता हो। देखिए, द्वितीयक सेक्टर में हम आपका औद्योगिकीकरण या उद्योगों की या विनिर्माण क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, और द्वितीयक क्षेत्र उन देशों में ही अधिक विकसित या गतिशील होगा जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड होगा, अच्छा होगा, जहां पर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे विद्युत के साधन होंगे और जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड मूलभूत चीज़ें हैं उनकी पर्याप्तता वहाँ भरपूर मात्रा में हो, तो उन देशों में औद्योगिकरण या उद्योगों का विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है ना, होगा। ये तो क्लियर ही है ना आपका। देखो, कोई इंडस्ट्री है तो इसके लिए क्या जरूरी है कि उसे भाई प्राकृतिक संसाधनों की पूर्ति हमेशा होती रहे, अर्थात कच्चे माल की पूर्ति हमेशा होती रहे, उसको कच्चा माल हर मौसम में, हर सीजन में मिले, सड़कें गुड हो ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में उसको कोई दिक्कत ना आए, बिजली की कमी ना हो, बिजली की कमी नहीं होने से इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, रेगुलर चलती रहेगी, और सारी अन्य मूलभूत बातें जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें वहाँ पर पर्याप्त होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में या ऐसे देशों में सेकेंडरी सेक्टर का जो लेवल होता है, उसकी गतिशीलता होती है, वो सर्वाधिक होती है। भारत भी ऐसा ही कुछ कार्य कर रहा है कि ये यहाँ पर इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए वो SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जेड या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कर रहा है, सड़कें बना रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हुए चलेंगे 1 बाय 1 करके। आज हमारा ओनली परिचय है, तो हम ओनली इसकी मूलभूत चीज़ों को जानेंगे कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था है क्या। ठीक है ना। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले कुछ उद्योगों को कोर उद्योग कहते हैं। कोर उद्योग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPSC और UPPCS में पूछा गया। इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कुछ उद्योगों को कोर उद्योग माना जाता है, जिन पर अन्य सभी उद्योग निर्भर करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनके सहयोग के बिना कोई अन्य उद्योग ग्रो नहीं कर सकता है, तो उनको हम मूलभूत उद्योग या कोर उद्योग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर पुनर्निर्माण के माध्यम से उसकी दक्षता बढ़ाई जाती है। देखिए, सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, प्राइमरी सेक्टर वाले, सेकंड सेक्टर में जो प्राथमिक क्षेत्र के जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है और नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है और उनकी दक्षता में वृद्धि की जाती है। जैसे कि हमने प्राइमरी सेक्टर में आटा का उत्पादन किया, या हमने समझ लीजिए गेहूँ की पैदावार की, गेहूं की पिसाई होगी, आटा बनेगा, तो हम आटा से कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। हम टोस्ट बना सकते हैं, रस बना सकते हैं, ब्रेड बना सकते हैं, ठीक है, और भी हम तमाम चीज़ों, हजारों लाखों चीज़ें बना सकते हैं ओनली आटा के आधार पर। तो हम यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके विनिर्माण के माध्यम से उसकी दक्षता में वृद्धि करेंगे। जैसे कि हम 1 किलो आटा 28 से 30 रुपये में खरीदते हैं, अब ये उसी 1 किलो आटे का पुनः निर्माण करके उसकी दक्षता में वृद्धि करके उसी 28 रुपये के आटे को ये 500 रुपये में कुछ नई चीज़, ब्रेड बना के, केक बना के, कुछ नई चीज़ बनाकर यहाँ पर सेल करेंगे, ठीक है ना। और इस क्षेत्र की निर्भरता प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित होगी, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है वहाँ पर जो भी चीज़ बनाई जा रही है वहाँ किसी न किसी प्राथमिक क्षेत्र का संसाधनों का प्रयोग किया ही जा रहा है। जैसे कि ब्रेड, केचप, आप कुछ भी ले लीजिए, केचप हो गया आपका, और आप खनन से हम आप लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं, उस लोहा अयस्क का उपयोग करके हम लोहे का निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाली है कि सेकेंडरी सेक्टर का जो ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से नोट करनी है, तभी जाकर आप इस चैप्टर का या इस अर्थव्यवस्था का सही से न्याय कर पाएंगे अपने एग्जाम को देखते हुए। और आपको हैंड टू हैंड नोट्स बना के चलना है। हम इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आपको किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, इस क्षेत्र में जो भी श्रमिक कुशल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, इस क्षेत्र में जो भी श्रमिक कुशल होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से संबोधित करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। तथा अकुशल श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के ट्रेंड में है, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं आजकल। ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ओनली आपको यहीं पढ़ने को मिल रहा है। अब मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ ये सब आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। अगर कुछ सुधार करने की चीज़ होगी तो मैं अपने अंदर सुधार करके देखूँगा। अब आते हैं सर्विस सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में। सर्विस सेक्टर क्या है? सर्विस सेक्टर देखिए, सर्विस सेवा दे रही है, मैं आपको सेवा दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस सेक्टर का एक तरह से हिस्सा हूँ। बैंक में जाते हो आप, वो सेवा दे रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। रेलवे में जाते हो, रेलवे में भी आपको सेवा प्राप्त हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं थर्ड सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मानवीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों का प्रारंभ या उनको पूर्ण किया जाता है, आर्थिक गतिविधियों का प्रारंभ या उनको पूर्ण किया जाता है। इसमें मानवीय संसाधन का प्रयोग किया जाता है, और मानवीय संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ या पूर्ण किया जाता है। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा रहेगा, वो सारी सेवाएं आपको देगा, बदले में क्या होगा, उसको कुछ मुनाफा होगा ना। तो वही यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि यहाँ पर मानवीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों को पूर्ण या प्रारंभ करा जाता है। तो आर्थिक गतिविधियाँ वही है आपकी जहाँ से अर्थ या संसाधनों की प्राप्ति हो रही है, तो इसमें बिल्कुल भी अटकना नहीं है, बिल्कुल सिंपली समझना है आर्थिक गतिविधियाँ। थर्ड सेक्टर में मानवीय संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियों का संचालन या उनको पूर्ण किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल वर्कर काम करते हैं, यहाँ प्रोफेशनल वर्कर काम करते हैं। देखिए, जो बैंकिंग या किसी अन्य सर्विस सेक्टर, IT क्षेत्र में ले लीजिए, ये भी सर्विस सेक्टर है, IT से, ठीक है। यहाँ पर बताया गया आर्थिक रूप से जो भी विकसित देश हैं, उनके विकसित होने का प्रमुख कारण उनके देश में सेवा क्षेत्र का विकास है। देखिए, जो भी आपके अभी हाल ही में जो भी देश विकसित हैं, जैसे कि आपका US, यूरोप, जापान, इनके विकसित होने का प्रमुख कारण उनके देश में सर्विस सेक्टर का विकास है। परंतु ये अवधारणा अभी से ली गई है। देखिए, 1950 से पहले देखा जाता था, अर्थशास्त्रियों का मानना था कि किसी भी देश, कोई भी देश के विकसित होने का जो पैमाना है वो सेकेंडरी सेक्टर से लिया जाएगा, यानी कि औद्योगिकीकरण से। परंतु वर्तमान में औद्योगिकीकरण
से आगे बढ़कर हमने सर्विस सेक्टर पे निर्भरता बनाई जा रही है सभी देशों के द्वारा कि हम अपने सर्विस सेक्टर को किस प्रकार ग्रो करें क्योंकि आजकल जो भी सर्विस सेक्टर है उसी के ग्रोथ पे किसी देश का ग्रोथ या उसके विकसित या अविकसित होने का आधार तय किया जाता है। तो 1950 से पहले हम औद्योगिकरण को किसी देश के विकास का पैमाना मानते थे, परंतु हाल ही या वर्तमान में हम थर्ड सेक्टर को किसी देश के विकास का पैमाना मानते हैं। भारत इस पे अच्छे से वर्क कर रहा है सर्विस सेक्टर पर। हम इसको भारतीय अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अगर कुछ बातें ना क्लियर हों तो आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ क्षेत्र। देखिए हम यहाँ पर पीछे बोला था हमने 3 सेक्टर होते हैं अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के, लेकिन वर्तमान में करंट में कुछ अर्थशास्त्रियों ने चतुर्थ और पंचम क्षेत्र की भी बात करना स्टार्ट कर दिया है। तो हम वो भी चीज़ें यहाँ पर देखते चलेंगे, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो आपके लिए है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्टर, क्योंकि सारी चीज़ें हम अर्थशास्त्र में अपनी इन्हीं तीनों सेक्टर के फेर में देखते चलेंगे, ठीक है ना। चतुर्थ सेक्टर और पंचम क्षेत्र को पढ़ाने का हमारा मोटिव यही है कि करंट सिनेरियो में क्या बात चल रही है हम उसी को यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चतुर्थ क्षेत्र देखते हैं। इस क्षेत्र में उन आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है जो सेवा क्षेत्र में तो हैं, जो थर्ड क्षेत्र में तो हैं, लेकिन किसी प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं हैं। जैसे वर्तमान में ऑफलाइन क्लास तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, परंतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेवाएं चतुर्थ क्षेत्र का भाग है, ठीक है। इस सेक्टर में आएगी। वास्तव में प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षेत्र है। देखिए इसमें वही बताया गया है जैसे कि कोई ऑफलाइन क्लास है वो आपकी किस सेक्टर में आएगा। ऑफलाइन क्लास आपका जाहिर सी बात है थर्ड सेक्टर में आएगा, क्योंकि वहाँ मानवीय संसाधन का उपयोग करके आर्थिक गतिविधियाँ संचालित की जा रही है। ऑफलाइन क्लास है तो ये आपका थर्ड सेक्टर का हिस्सा है। लेकिन आपका चतुर्थ क्षेत्र में अगर हम इसी ऑफलाइन क्लास को इंटरनेट, ठीक है ना, इंटरनेट जोड़ दें जैसे कि हम अभी पढ़ा रहे हैं आपको, तो हम फोर्थ सेक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया इस क्षेत्र में उन आर्थिक गतिविधियों को रखा जाता है जो सेवा क्षेत्र में तो है। ऑफलाइन क्लास सेवा क्षेत्र में है, ठीक है, सेवा क्षेत्र में तो है, लेकिन किसी प्रकार की सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवा है। जैसे वर्तमान में ऑफलाइन क्लास तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है, परंतु इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर वही सूचना तकनीक की बात की जा रही है। इंफॉर्मेशन पर आधारित सेवाएं चतुर्थ सेक्टर में आएगी। वास्तव में यह प्रौद्योगिकी पर आधारित क्षेत्र है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑफलाइन क्लास थर्ड सेक्टर का एग्जाम्पल है, लेकिन हम जो भी इंटरनेट का उपयोग करते हुए अपनी सेवाएं देगा तो हम उसको चतुर्थ क्षेत्र में मान लेंगे, जहाँ पर कहीं पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं अपना पंचम क्षेत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कोई संगठन, कंपनी या किसी देश में उच्च पदों पर बैठे लोगों का समूह जो नीति निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी या कोई भी वैश्विक संगठन, ठीक है, जहाँ पर कोई किसी उच्च पद पर बैठा कोई भी व्यक्ति नीति निर्माण में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। यह नीति निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। इसकी प्रत्येक गतिविधि पूरे विश्व अर्थव्यवस्था में परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कोई भी ऐसी संस्था, कोई कंपनी या कोई भी ऐसा राष्ट्र जहाँ पर किसी उच्च पद पर बैठा व्यक्ति जिसका कोई भी नीति निर्णय संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ऐसे वर्ग को हम पंचम क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं। जैसे कि यूएस के जो भी प्रेसिडेंट हैं, यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प उनका कोई भी आदेश, कोई भी निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जैसे WTO, इतने बड़े बड़े संगठन हैं, WTO जैसे WHO अभी हाल ही में फेल हो गया है। तो ये सारे क्या होते हैं, किसी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को आप पंचम क्षेत्र में मानेंगे, जो उच्च पदों पर बैठे हैं और उनका कोई भी निर्णय, कोई भी नीति निर्माण पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ठीक है ना। पंचम सेक्टर में काम करने वाले लोगों को गोल्डन कॉलर जॉब कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया है, तो यहाँ पर आप गोल्ड कॉलर जॉब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया है ग्रे कॉलर जॉब किसको बोलेंगे, ग्रे कॉलर जॉब। ऐसे व्यक्ति जो रिटायरमेंट के बाद भी काम करते हैं उनको बोलते हैं ग्रे कॉलर जॉब।
रिटायरमेंट के बाद काम कौन करता है? अधिकतर डॉक्टर लोग। ये क्या होता है, इनका जो भी रिटायरमेंट की एज होती है उसके बाद ही अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं, किसी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देने लगते हैं, तो इनको ही बोलेंगे ग्रे कॉलर जॉब। और पिंक कॉलर जॉब आपका बोला जाएगा, पिंक कॉलर जॉब जो कम आय वाली जॉब होती हैं। ये पिंक कॉलर से आप किसी लेडीज़ को याद कर दीजिए, क्योंकि लेडीज़ का पिंक कलर फेवरेट होता है। तो लेडीज़ को देखा होगा आपने, अधिकतर रिसेप्शन पे बैठती हैं, जहाँ पर उनकी जो आय होती है बहुत कम होती है, चेयर पे बैठी रहती हैं, जो आया लिखा पढ़ी करी उन्होंने, ठीक है ना, तो उनकी आय कम होती है, तो उनको ही बोला जाएगा पिंक कॉलर जॉब। ग्रीन कॉलर जॉब जो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होता है। ग्रीन से नवीकरणीय ऊर्जा आप सभी समझ ही जाएंगे। ग्रीन प्राकृतिक नेचुरल रंग है। नवीकरणीय ऊर्जा जहाँ पर पर्यावरण को कुछ भी नुकसान ना हो और एनर्जी का हम उत्पादन या प्रोडक्शन करें, तो उसी को बोलेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। जैसे कि आपकी गोबर गैस होगी, सोलर सेल से विद्युत उत्पादन, और फिर आपका विंड से मतलब पवन ऊर्जा से ऊर्जा का उत्पादन। तो ये इसमें वर्क करने वाले वर्ग श्रमिकों को ग्रीन कॉलर जॉब के नाम से संबोधित करेंगे। ओपन कॉलर जॉब कहेंगे जो नेट के माध्यम से घर पर बैठकर काम रहता है। और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम ओपन कॉलर जॉब वाले श्रमिक हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आई होगी। बस हम आपसे यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने नोट्स हमारे साथ बनाते चलें और इस सिलेबस को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। इन फ्यूचर मैं कभी सिलेबस से भटकता हूं तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि सर जी आपने क्या क्या टॉपिक छोड़ दिए हैं, ठीक है, और क्या क्या टॉपिक हो गए हैं हमारे। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी आने वाली समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूं। सारे नोट्स यहाँ पर आपको पीपीटी के रूप में हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते रहेंगे। और मैं चाहता कि आप लोग पीपीटी पर भरोसा ना करके आप अपने हैंड टू हैंड नोट्स हमारे साथ साथ बनाते चलें और इसकी मूलभूत बातों को समझते चलें, ठीक है ना। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर होएगा हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग।